यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसमें वर्णित पात्रों, स्थानों और घटनाओं का उल्लेख वास्तविक जीवन से लिया गया है। इस कहानी का उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना और जागरूकता बढ़ाना है, न कि किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की छवि को ठेस पहुंचाना। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कर्नाटक के मंगलुरु में हुए सुहास शेट्टी हत्याकांड की। एक ऐसी घटना जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया। ये कहानी है बदले की, गैंगवॉर की और क्षेत्र में पनपते सांप्रदायिक तनाव की। तो चलिए जानते हैं इस केस की पूरी कहानी शुरू से लेकर अब तक। सुहास शेट्टी एक हिंदुत्व कार्यकर्ता थे और बजरंग दल से भी जुड़े हुए थे। हालांकि उनका एक आपराधिक रिकॉर्ड भी था और पुलिस उन्हें एक राउडी शीटर के तौर पर जानती थी। सुहास शेट्टी का नाम 2022 में हुए मोहम्मद फाजिल हत्याकांड में मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया था। बताया जाता है कि फाजिल की हत्या बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू की हत्या का बदला लेने के लिए की गई थी। सुहास शेट्टी इस मामले में जमानत पर बाहर थे। 1 मई 2025 की देर शाम जब सुहास शेट्टी अपने कुछ साथियों के साथ अपनी एसयूवी कार में मंगलुरु के बाजपे पुलिस स्टेशन सीमा के अंतर्गत किन्नीपाडवु जंक्शन के पास से गुजर रहे थे, तभी उन पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावर एक सफेद स्विफ्ट कार और एक पिकअप ट्रक में सवार होकर आए थे। चश्मदीदों और पुलिस जांच के अनुसार हमलावरों ने पहले शेट्टी की गाड़ी को रोका। करीब 5 से 6 हमलावर घातक हथियारों जैसे तलवार, बांके, मराठी में छापदे डीएच जैसा हथियार और कथित तौर पर बंदूकों से लैस थे। उन्होंने सुहास शेट्टी को निशाना बनाते हुए पहले गोलियां चलाईं और फिर धारदार हथियारों से उन पर ताबड़तोड़ वार किए। शेट्टी गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत नजदीकी एजे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। यह पूरी घटना इतनी भयावह थी कि इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें हमलावर शेट्टी पर बेरहमी से हमला करते दिख रहे थे। पुलिस की जांच में इस हत्याकांड के पीछे बदले की भावना मुख्य वजह बनकर सामने आई है। इस मामले में 2 एंगल प्रमुख हैं। फाजिल हत्याकांड का बदला, आदिल मेहरूफ, जिसके भाई मोहम्मद फाजिल की 2022 में हत्या हुई थी और जिसमें सुहास शेट्टी मुख्य आरोपी था, इस हत्याकांड का एक मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। पुलिस के अनुसार आदिल अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। उसने कथित तौर पर इस हत्या को अंजाम देने के लिए अब्दुल सफवान और उसके साथियों को 5 लाख रुपए देने का वादा किया था, जिसमें से 3 लाख रुपए एडवांस के तौर पर दिए भी जा चुके थे। अब्दुल सफवान की निजी दुश्मनी। अब्दुल सफवान, जो इस मामले का एक और मुख्य आरोपी है, उसकी भी सुहास शेट्टी से पुरानी रंजिश थी। बताया जाता है कि 2023 में सुहास शेट्टी और उसके साथियों ने अब्दुल सफवान पर जानलेवा हमला किया था और उसकी बुरी तरह पिटाई की थी। शेट्टी और उसके गुट से लगातार मिल रही धमकियों के कारण अब्दुल ने शेट्टी को खत्म करने की योजना बनाई। पुलिस का कहना है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कि तर्ज पर आदिल और अब्दुल इस हत्या के लिए एक साथ आए, भले ही उनके बीच पहले अच्छे संबंध नहीं थे। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। शुरुआती गिरफ्तारियों में 8 लोगों के नाम सामने आए। अब्दुल सफवान, नियाज, मोहम्मद मुजम्मिल, कलंदर शफी, आदिल मेहरूफ, मोहम्मद रिजवान, रंजीत, नागराज। ये आरोपी मंगलुरु के बाजपे और चिकमंगलुरु के कलासा शहर के निवासी बताए गए। बाद में मंगलुरु सीसीबी पुलिस ने नौशाद उर्फ छोटे नौशाद नामक एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिस पर हत्या में मदद करने और साजिश में शामिल होने का आरोप है। नौशाद शहर में एक होटल चलाता था। पुलिस अभी भी जांच कर रही है कि इस हत्याकांड में और कौन कौन लोग शामिल थे। पुलिस ने मामले की जांच के लिए 5 विशेष टीमें गठित की। घटनास्थल के वीडियो फुटेज ने संदिग्धों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर और दक्षिण कन्नड़ जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश गुंडू राव ने मंगलुरु का दौरा किया और कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। राज्य सरकार ने दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में
सांप्रदायिक घृणा की घटनाओं से निपटने के लिए एक स्थायी एंटी कम्युनल टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की, जो एंटी नक्सल फोर्स की तर्ज पर काम करेगी और इसका नेतृत्व एक आईजीपी रैंक का अधिकारी करेगा। हत्या के बाद मंगलुरु शहर पुलिस सीमा में सीआरपीसी की धारा 144, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। सुहास शेट्टी की हत्या के बाद तटीय कर्नाटक के संवेदनशील इलाके में तनाव फैल गया। विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने हत्या के विरोध में बंद का आह्वान किया, जिसके चलते मंगलुरु शहर में दुकानें बंद रहीं। विपक्षी दल बीजेपी ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपने की भी अपील की। कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि हत्या से कुछ दिन पहले पुलिस ने सुहास शेट्टी को अपने वाहन में हथियार न रखने की चेतावनी दी थी और उनके वाहन की तलाशी ली गई थी और यह जानकारी हथियारों तक पहुंच गई। इस हत्या के बाद मंगलुरु और उडुपी जिलों से बदला लेने के लिए चाकूबाजी और मारपीट की कुछ घटनाएं भी सामने आईं, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। सुहास शेट्टी हत्याकांड एक बार फिर तटीय कर्नाटक में बदले की कार्रवाई और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील माहौल को उजागर करता है। यह घटना दिखाती है कि कैसे पुरानी रंजिशें और गैंगवार खूनी रूप ले सकती हैं और पूरे समाज में भय और अस्थिरता का माहौल पैदा कर सकती है। पुलिस की जांच अभी भी जारी है और उम्मीद है कि इस मामले के सभी दोषी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे और इलाके में शांति बहाल होगी। यह मामला इस बात की भी याद दिलाता है कि समाज में किसी भी तरह की हिंसा और नफरत के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब हम इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नया मर्डर केस सच्ची घटना के साथ।